कि कुछ कांग्रेसी आपको छोड़ गए या आपसे नाराज हो गए, क्या इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? योगेश ठाकुर जी की बात तो आपकी समझ आ गई, रोहित सियाल ने तो अभी छोड़ा है। आप ही के द्वारा बनाए गए चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विभूति शर्मा भी आपको छोड़ के चले गए। के ऊपर भी बोलते हैं लोग, आप बोलते हैं कि मैंने 450 करोड़ लगाया, तो लोग बोलते हैं कहाँ लगाया? अमित जीत के यहाँ से नज़र नहीं आए, अमित दिल्ली भाग जाएगा। आप पिछली बार 2017 में आए थे, तब आपने कहा था मैं इंडस्ट्रीज लाऊंगा, तो आप एकमात्र इंडस्ट्री लाए पेप्सी। जो पेप्सी का प्लांट लगा है उसमें आपकी वाइफ गीतिका विज का भी कोई डायरेक्टरशिप है या कोई शेयर है? वो कहते हैं कि 450 करोड़ रुपए जो खर्चा, उसमें से अमित विज ने होटल बना लिया। चुनावी जंग 2022 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि दूसरी बार पठानकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, अमित विज, वो हमारे साथ हैं। आइए आज उनसे हम बात करेंगे कि उनका कैसे देख रहे हैं वो इस चुनाव को, और उनके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या उनकी ख्वाहिशें रह गई थी जिनको वो पूरा करना चाहते हैं अगर वो जीतते हैं तो। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच खुराना साहब। अमित जी, आपने 2017 में भी कांग्रेस में चुनाव लड़ा, आप पहली बार आए थे लड़ने के लिए। शायद आपको उस टाइम इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, अब तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। और 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में क्या डिफरेंस लग रहा है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? 2017 में मैं एक उम्मीद लेकर आया था अपने लोगों के लिए कि अपने लोगों के लिए, पठानकोट के लिए कुछ करूँगा। अब 2022 में काफ़ी चीज़ें जो लेकर आया था, उसमें काफ़ी चीज़ें रोड मैप बनाकर लेकर आया था। अब वो काफ़ी चीज़ें ग्राउंड पे आ गई हैं, लोग देख रहे हैं। कई 50-50, 60-60 साल के मुद्दे जो हमारे सिटी के फंसे हुए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो ज़मीन पर आ गए। अब उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, कोरोना भी रहा, सब कुछ रहा, कुछ अचीव किया हमने। अमित जी, पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक छोटा सा फ़र्क ये भी आ रहा है कि कुछ कांग्रेसी आपको छोड़ गए या आपसे नाराज़ हो गए, जैसे कि रोहित सियाल हो गया, योगेश ठाकुर हो गया, तो इनके बारे में क्या इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं यहाँ प्रिंसिपल के लिए काम करने आया हूँ और लोगों के लिए काम करने आया हूँ। जैसे खुराना साहब, आपने अभी 2 नाम लिए हैं, योगेश ठाकुर जी और रोहित सियाल जी। मेरा एक पक्का है कि मेरा एक सिर्फ मीरथल बेल्ट आती है मेरे छोटी सी पठानकोट में, मैं इलीगल माइनिंग नहीं होने देता। और मुझे बहुत अच्छा लगा पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुझे जब अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उन्होंने भी मेन चीज़ डाली कि माइनिंग को एमएलए ने रोका, इलीगल माइनिंग होने में। योगेश ठाकुर जी की बात तो आपकी समझ आ गई, वो तो बहुत पहले छोड़ गए थे, बट रोहित सियाल ने तो अभी छोड़ा है। रोहित सियाल ने ज़रूर अभी छोड़ा है, शायद उनके मन में होगा कि मैं बाद में छोड़ूंगा, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि वहाँ आप गांव में जाकर पूछें, सब कुछ देखें, सब लोग अपना लीगली काम चला रहे हैं। मेरी छोटी सी बेल्ट है और नदी को क्रॉस करके ज़मीनें आप खोदोगे और कुछ खरीदोगे, बगल में फॉरेस्ट भी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं अलाउ करती। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की, मेरी तरफ से, स्पेशली मेरे हल्के में, कि इलीगल माइनिंग मींस गवर्नमेंट की लैंड, फॉरेस्ट लैंड, और जो जिससे लोगों के घर बहें, एक बेशक वो प्राइवेट लैंड कहने को है, हम उसको नहीं खुदने देते। तो ये भी एक मेजर नाराज़गी का कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ ये जो ज़मीनें खोदना चाहते थे वो नहीं खोदने दी। अच्छा, इसके साथ आप ही के द्वारा बनाए गए चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विभूति शर्मा भी आपको छोड़ के चले गए, उनका क्या रीज़न रहा? देखो, भूति जी, उनका कोई होगा, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, और कांग्रेस ने चूंकि उनको कहीं लगा कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी तो इसलिए चले गए। मेरे फादर साहब ने उनकी बहुत मदद करी है। इवन जब फादर साहब ने उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया और मेरे फादर ज़िंदा थे, और तब जब हमने इनको चेयरमैन ट्रस्ट बनाया और एक सीनियरिटी के बेसिस पे बनाया, और मेरे को एक उम्मीद थी कि एज अ चेयरमैन ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करेंगे, मगर परसेप्शन थी। मगर मैंने जब इनका देखा
और वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। और उनकी मैंने देखा एक बेसिक नेचर है कि काम खुद नहीं करते हैं और लोगों को बस एक ही चीज़ का डालते हैं, जी मेरे को काम नहीं करने दिया, मेरे को काम नहीं करने दिया। अगर ऐसी बात है तो पूरा शहर कैसे बन गया, हर वार्ड कैसे बन गया। और मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, आप जहाँ इनका घर है उसके घर में जाइए आप इनके, उसके घर के बाहर रेलवे लाइन है। ये 30 साल से अगर कह रहे हैं कि मैं एमसी रहा हूँ, अगर ये 30 साल से एमसी रहे हैं, क्या इनको बाहर अपने लाइन की गंदगी नहीं दिखी? तब क्या उस टाइम इनके कांग्रेस की सरकारें नहीं थी? क्या ये काउंसलर नहीं थे? आप इनका वार्ड जाके देख लो। मैंने आकर वहाँ जाकर पूरी रेलवे लाइन की टाइलें लगवाई हैं। जो आदमी एक जगह पे रह रहा है, 30 साल से रह रहे हैं, आज उनकी 60 साल की एज हो गई है और 60 साल के बाद तो आप कोई नया विज़न ला नहीं सकते। विज़न तो शुरू में ही होता है। आप अपने घर के सामने की गंदगी नहीं ख़त्म कर पाए, आप अपने वार्ड की गंदगी नहीं ख़त्म कर पाए, तो आपको इसका मतलब काम करने की आदत ही नहीं है। अगर आपको काम करने की आदत होती तो एज ए चेयरमैन ट्रस्ट आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते। मैं तो सपोर्ट में बैठा ही था। पर सर, अगर उनको काम करने की आदत नहीं होती और वो अच्छा काम नहीं करते होते तो फिर 6 बार कैसे जीतते वो? देखो, उन्होंने वार्ड्स भी चेंज करे हैं, हर बार एक वार्ड से नहीं लड़े। और हमेशा एक एमसी का इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए का इलेक्शन है। और एमसी के इलेक्शन में आप कई लोगों के पुलिस के भी काम कराते हो, कईयों के राशन कार्ड भी बनाते हो, कई चीज़ें होती हैं। मगर जो एक एमएलए का इलेक्शन है उसमें अकेला आपको वेलफेयर स्कीम में काम नहीं करना, उसमें आपको पूरी सिटी का विजन है, उसमें आपको सफाई रखनी है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, इंडस्ट्री पे काम करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जैसे पन्नालाल भाटिया जी हैं, वो भी तो रहे 6 बार। अब उनका वार्ड देखो जाकर, आप 21 नंबर वार्ड अभी देख लो जो इनका पुराना वार्ड है, दोनों को कंपेयर कर लो। इनके घर के सामने वाली लाइन देख लो जो मैंने अब बनाई है जाकर। तो अगर एक्चुअली ये विकास पुरुष होते तो शायद ये काम हो जाता। सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखो, जब ये थे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये जो पार्किंग है वाल्मीकि की अभी फ्री चल रही है, आपको भी पता है, व्यापारियों को भी पता है। और आपको मालूम है उसमें पर्ची लग रही थी और बिना टेंडर के लग रही थी। मैंने डीसी साहब को पूछा ये बिना टेंडर की पर्ची कैसे लग रही है? डीसी साहब को भी नहीं पता था। फिर उन्होंने वेरीफाई कराया तो बिना टेंडर के आप पर्ची लगा ही नहीं सकते। वो पैसा कहाँ जा रहा था? मगर उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, उसकी इंक्वायरी अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। मगर सिंस टेंडर ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं था, आप कैसे पैसा ले सकते हो? तो मैंने पब्लिक के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक बचाया ही है ना, तो अगर मैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ तो कैसे बचाऊँगा? इनके ज़मीन के नीचे आंख के सामने एक ऑक्शन हो जाती है गाड़ियों की, उसमें क्लियर रूल है कि बिना डीसी की कमेटी की रेट फाइनलाइजेशन के बाद मैक्सिमम रेट डीसी फाइनलाइज करते हैं, आप ऑक्शन नहीं कर सकते। कुछ चंद लोगों के लिए 13-14 लाख का सामान 2 लाख में दे दिया गया। मेरे पास कोई पेपर लेकर आया, मैंने ऑफिसर्स की इंक्वायरी कह दी। मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को ये कहना कि इसने काम नहीं करने दिया, वो कहते हैं जो वो क्या बात होती है? आप अगर नहीं करना चाहते तो मैं ही बोल दूंगा खुराना साहब मेरे को काम नहीं करना दे। सर, आपके ऊपर भी बोलते हैं लोग, आप बोलते हैं कि मैंने 450 करोड़ लगाया, तो लोग बोलते हैं कहाँ लगाया? देखो, जिसको मिली है उसको मालूम है, आपको और मेरे को यहाँ बैठ के नहीं पता चलेगा। आप लगाओ एक दिन गाड़ी, मैं आपको लिस्ट दी है, मैंने पैम्पलेट छापा है, एक एक चीज़ लिखी है, जाके आप वेरीफाई कर ले, आपको सारी चीज़ें ग्राउंड में मिलेंगी। 150 करोड़ तो PWD का ही लगाया है, मेरे 100 करोड़ के तो ब्रिजेज़ ही हैं, 100 करोड़ तो सीवरेज वाटर है, 115 करोड़ कॉरपोरेशन के एरिया में पार्क्स देखो, कम्युनिटी हॉल्स देखो, 60 करोड़ तो रोड्स पे ही लगा दिया PWD। आप पूरे इलाके की रोड्स देखो, तो आप स्कूल्स को देखो, आप जच्चा बच्चा हॉस्पिटल देखें। तो काम तो मैं देखो झूठ नहीं बोलता, जितना हुआ है मैं रादर किया ज़्यादा है। तो 450 का फिगर चल रहा था, इसलिए मैंने 450 ही कर दिया, तो काम हमने किया है। अमित जी का कहना है कि 450 करोड़ जिसके बारे में लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं लगा, उनका हिसाब वो दे रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी एजेंसी से वेरीफाई करवा सकते हैं क्या 450 करोड़ लगा है। अगर 450 करोड़ लगा है तो अमित जी इस बार कितना लगेगा अगर आप MLA बनते हैं तो? देखो, मैंने 250 करोड़ तो हमारा एलिवेटेड ट्रैक का मंजूर है, जिसमें 120 करोड़ हमने ये लगाना है स्टेट गवर्नमेंट ने, और शायद हमारा ज़्यादा लगे क्योंकि हमारा शेयर ज़्यादा होगा। और हमने एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव करा रखा है 400 करोड़ का, वो है। फिर मैं
अभी भी कॉरपोरेशन में मुझे लगता है 100 करोड़ के करीब सीवरेज वाटर के ऊपर और काम करने वाला है। तो मैंने लगता है 1000 करोड़ के करीब मैं अगले 5 साल में हमारी सरकार बनती है तो अपने हलके में अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ये ज़रूर लगवाऊंगा। अमित जी, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको। हमारी टीम जाती है मोहल्लों में, आप बोलते हो कि हमने सीवरेज का काम करवाया, फिर भी अभी भी लोग कई जगह नालों से परेशान हैं, कई जगह सीवरेज से परेशान हैं। ऐसा क्यों है? जब इतना पैसा लग चुका है फिर लोग अभी तक भी परेशान क्यों हैं? अभी पूरा हुआ नहीं है जी काम। अभी तो ये 100 करोड़ लगा है जिसमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम थी, जैसे आउट एरियाज़ और जहाँ गंदा पानी एकदम आ रहा है उनको किया है। अभी भी हमारे सिटी में मैं अगर आप मुझे कहो तो कम से कम 50 किलोमीटर की सीवरेज और 100 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन रिप्लेस करने वाली है। वो करूँगा अभी मैं इसके बाद, और मैंने मेयर साहब से बात करी है और नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है कि 100 करोड़ में जो बैलेंस काम भी ख़त्म करें। अभी सिर्फ हमारे को 7 महीने हुए हैं कॉरपोरेशन बने हुए, और आपने देखा जिस तरीके से कच्चे क्वार्टर और सिविल हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल वाले एरिया में आप देखो नाले सारे बंद हो रहे हैं। 2 साल लगेंगे, 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर अपने सिटी के सारे नाले हम बंद कर देंगे। टाइम चाहिए क्योंकि हमें कॉरपोरेशन अभी मिली है, आप सबको मालूम है। अमित जी, जैसे कॉरपोरेशन आपको अभी मिली है, अगर भगवान ना करे कोई और पार्टी का एमएलए जीत कर आता है यहाँ, तो क्या वो आपको लगता नहीं कि कोऑर्डिनेशन में फ़र्क रहेगा? जैसे रहेगा, विजन में फ़र्क रहेगा। अब मेयर साहब, ये कॉरपोरेशन देखो लोगों ने मेरे को काम करते देखा है और लोगों ने कॉरपोरेशन जिता के दी। और अब आप मेयर साहब भी देखो, मैं विज़न लेकर आया हूँ, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ और मेयर साहब और उनकी टीम मिलके एग्जीक्यूट कर रही है। पहले 3 साल जब से मैं आया हूँ लोग कितना नेगेटिव मेरे बोलते थे, लोग नहीं समझ पाए कि ये एमएलए की गलती नहीं थी, उस टाइम कॉरपोरेशन मेरी नहीं थी, उसके मेयर बीजेपी के थे, उन्होंने काम नहीं किया। और उसका प्रूफ ये है कि जाते टाइम बोल के जा रहे हैं कि मैं 22 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ। किसके लिए भाई? 22 करोड़ का क्या करना था? यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आप खुद कह रहे हैं सीवरेज नहीं मिल रहा, तो इतना पैसा लगने के बाद नहीं, अभी टाइम लगता है। देखो ऐसा है, वही मैं कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, वो आपकी बात ठीक है कि अभी और लगेगा। अभी भी आप घर बनाते हो तो 10 दिन घर बंद कर दो, आपके सारे बाथरूम ख़राब हो जाते हैं, उनको रिपेयर करना पड़ता है। ये ऑन गोइंग प्रोसीजर है। अगर ये बंद ही हो गया तो एमसीज किस बात के लिए इलेक्ट करोगे? फिर तो एक बार बनाओ, और ये तो ऑन गोइंग काम है। मगर ये है कि जब भी काम करो विजन के साथ करो, बड़ा करो। मैं लोगों को एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि 3 साल कॉरपोरेशन नहीं थी और उस टाइम बिल्कुल सिटी में काम नहीं हो पाया। मार्च 2020 से कॉरपोरेशन आई, बीच में कोरोना के भी 3-4 महीने ख़राब हुए और आपने हमें काम करते देखा, फिर कॉरपोरेशन जिता के दी। अब 7 महीने से कॉरपोरेशन है और आप काम करते देख रहे हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, अभी 4.5 साल कॉरपोरेशन के हैं, हमारे 30 करोड़ के टेंडर लगे हुए हैं, कंक्रीट के, बिटुमेन के और टाइल्स के। हमारे वाटर पाइपलाइन के भी टेंडर लगे हुए हैं। अब कोड लगा हुआ है, जिसकी कोई गली रह गई है, जिसकी कोई नाली रह गई है, जिसकी कोई पानी की पाइप रह गई हुई है, उसके सारे टेंडर लगे हैं। हम कोड से पहले नहीं कर सकते। ये इलेक्शन ख़त्म होते ही हमारे काउंसलर्स और मेयर साहब मिलकर ये सब के काम कर देंगे। आप प्लीज़ निश्चिंत रहें इसके लिए। अमित जीत के यहाँ से नज़र नहीं आएगा, अमित दिल्ली भाग जाएगा। तो क्या अमित दिल्ली भागा? हमें तो कोरोना में आपको काफ़ी देखा है, काफ़ी आप घूमते थे यहाँ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हम न्यूज़ कवरेज करते थे तो आपको अक्सर देखते थे। देखो, मैं इतनी बड़ी नौकरी सब कुछ सेटअप छोड़ के यहाँ मजाक करने नहीं आया, और लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और ये एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला रोल है। देखो, जो किरदार होता है वो मुसीबत में पता चलता है कि मुसीबत में आदमी कहाँ खड़ा होता है। फ़ौज को हम क्यों सैल्यूट करते हैं? क्योंकि हर समय मुसीबत में हमारे सामने खड़े होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अश्विनी जी से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप मेरे से पहले थे और आप इस लाइन में बहुत पहले से थे। आपको कोरोना में बाहर निकलना चाहिए था, लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। आप अगर मेरे साथ मिलकर चलते, बाहर निकल कर काम करते, शायद हम और बेटर काम कर सकते। और कोरोना में इनकी एब्सेंस जो रही है सिटी में, लोगों को नहीं अच्छी लगी होगी, मगर मुझे भी एक समय ज़रूर फीलिंग होती थी कि इतना बड़ा लीडर
और जब सिटी को उनकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो दिखे ही नहीं, तो प्रेजेंस तो मुसीबत में होती है। मैं तो हर समय रहा हूँ, चाहे जनसेवा कैंप्स रहे हैं, चाहे गलियों की नालियाँ हैं, चाहे पार्क्स बने हैं। मैं तो जब तक प्रोजेक्ट का आदमी हूँ, मैं जब तक ज़मीन में खुद चीज़ को नहीं देखता, मैं कैसे करूँगा। तो मेरी एक नेचर ही है कि ज़मीन में रह कर, खुद समझ कर, घूम कर उसको समझना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। और जब मैं ज़मीन में ही नहीं रहूँगा तो काम कैसे करूँगा। कोरोना के दिनों में मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा। मुझे खुद भी कोरोना हुआ था और मुझे याद है मैं घर में था, मुझे अमित जी का फ़ोन आया। अमित जी ने मेरे को पूछा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। मैंने कहा 91 92 हो रहा है। तो ही सेड कि इमीडिएटली यू शुड बी शिफ्टेड टू अमृतसर। यहाँ उस टाइम पर इंतज़ाम नहीं थे, तो इन्होंने मेरे लिए अरेंज करवाया, इन्होंने हॉस्पिटल अरेंज किया, इन्होंने वहाँ डॉक्टर से बात की और मुझे वहाँ एडमिट किया गया। नहीं, जबकि आपको पता है उन दिनों में बहुत मुश्किल थी। और अमित जी का लगभग मुझे रोज़ फ़ोन आता था। ये शायद मुझे नहीं, जितने भी लोग पठानकोट से इन्होंने रेफ़र करवाए थे, सबको ये देख रहे थे। ये नहीं कि मुझे देख रहे थे, सबको, जितने भी लोग यहाँ से गए थे, सबका पूरा ध्यान रख रहे थे। इस बात के लिए तो मैं भी अमित जी को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने कोरोना में, इस बात का मैं गवाह भी हूँ कि इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया, क्योंकि हम कवरेज भी करते रहे हैं। और अमित जी, इस बात के लिए मैं सचमुच में अपने दिल से, आपकी गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कोरोना में, मेरे को बहुत सारे लोगों का पता है जिनके लिए आपने काम किया है, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो मुझको ऐसी भावना आपके अंदर कैसे आई? ये सेवा की भावना, देखो मैं नौकरी छोड़ आया, ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ आया, अपना इतना बढ़िया लाइफ छोड़ आया सिर्फ अपने लोगों के लिए। जब ये सब कुछ करने आऊँ तो मैं यहाँ ड्राइंग रूम में तो बैठने आया नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने आया हूँ। और आपका जब मुझे पता चला और मैं चिंता में था, क्योंकि मैं खुद लोगों को विदिन 3 सेकंड कोलैप्स होते देख रहा था। एक बीमारी है ARDS, आपके लंग्स में जब इन्फेक्शन चली जाती है और कभी कभी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक बार ARDS हो गया और साइकोटीन का रिएक्शन हो गया, लंग्स में वो फैल गया, तो फिर बचता नहीं है आदमी। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन लेवल आपका 84-85 चला जाता है, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस हो जाते थे ARDS के। और जैसे ही आपने मुझे बताया तो बड़ा, हमारी भी किस्मत अच्छी थी, तब रूम नहीं मिलते थे, तो उसी टाइम आप 3-4 घंटे में फोर्टिस पहुंच गए। मैं इसमें से निकला हूँ, मेरा सांस फूल गया था और रात को घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मुझे थैंक्स करता हूँ डॉक्टर भूपिंदर का, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा था। तो 3 बजे वो मेरे को एम्बुलेंस लेकर आए मेरे घर पे, और मैं जाकर फिर एक्सरे कराया। और मेरी किस्मत कहाँ बच गई कि मैं जब अकेला था, स्टीम ले रहा था, और स्टीम लेते लेते नींद आ गई, और मैं 3 घंटे वो स्टीमर चलता रहा, मैं स्टीम लेता रहा। उसकी वजह से मेरा जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ, पैच ज़रूर आया। तो मैं इस चीज़ से निकला था, इसलिए आपका कर पाया, समझ पाया आपको। नहीं, इसके लिए तो बहुत सारे लोग, पठानकोट के कई सारे लोग जिनको आपने टाइमली एड दिलवाई, जिनको आपने टाइमली इलाज करवाया, वो सब आपके लिए आपके 7,000 लोगों को, 7,000 पेशेंट्स को चिंतपूर्णी में, गरीब परिवारों को मैंने सरकार के साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रीटमेंट कराई है। और भाई साहब 50,000 की कॉस्ट आती है, 2-2 लाख की कॉस्ट आती है। आप हॉस्पिटल में जाओ तो गरीब आदमी कहाँ से देता। तो मुझे इसकी भी बहुत खुशी है कि हम अपने लोगों को बचा पाए, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी। मैंने अपने पठानकोट में ना रेमडेसिविर की, ना ऑक्सीजन, क्योंकि सेकंड वेव की गेम, जैसे फर्स्ट वेव की गेम थी टाइमली डिटेक्शन और हॉस्पिटल में पहुंचाना, सेकंड वेव में जो गेम थी वो थी कि ऑक्सीजन एंड रेमडेसिविर और टाइम पे पहुंचना। तो सेकंड वेव में भी मैंने अपनी सिटी में ना ऑक्सीजन की, ना दवाइयों की कोई कमी आने दी। और ये मेरे लिंक्स थे कॉर्पोरेट के, क्योंकि जितने भी दवाई वाली कंपनी हैं उनके CEOs दोस्त थे, उनको लिंक निकाला और डायरेक्ट सप्लाई मैं अपने पठानकोट भिजवाई। और एक बार तो मुझे डायरेक्टर हेल्थ का भी फ़ोन आ गया कि भाई इतनी भी सप्लाई डाइवर्ट मत करो, और भी पंजाब के लोग हैं। तो फिर मैंने उतनी ही मंगवाई जितनी ज़रूरत थी। और अब तो खैर ऑक्सीजन के प्लांट्स ही लग गए, वो साथ ही लगा दी। और आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पुरानी देखो, क्योंकि मैं थर्ड वेव से और घबराता था
और मुझे था कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल हॉस्पिटल है, हम सिलेंडरों पे लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करें। हो सकता है 15 मिनट कोई सिलेंडर लेट पहुँचे और किसी की जान चली जाए। तो अब मुझे लगता है सारी जगह हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। फोकल ग्रोथ सेंटर में जब पेप्सी आई, उधर एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था मैंने। रादर वो लगा तो पेप्सी के लिए ही था, मगर वो लाइफ सेविंग ड्रग रही। उस प्लांट से हमें रोज़ 500 सिलेंडर आते थे, जिससे हम अपने लोगों को बचा सके। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उस ओनर का, उनका, जिन्होंने वो इंडस्ट्री अभी हमारे टाइम लगाई है और हमारे लोगों की जान बची। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल हमने बनाया, मगर मुझे कभी नहीं यकीन था कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो हमने बनाया उसमें हम कोरोना में अपने लोगों की जान बचा सके। और मैं इस मामले में चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज का, उनकी मैनेजमेंट का, सलारिया साहब का दिल से थैंक्स करता हूँ कि मैंने उनको एक फ़ोन किया कि सलारिया साहब आपकी प्रॉपर्टी हम हथिया रहे हैं। मैंने यही वर्ड यूज़ किया था डीसी साहब के सामने कि मैं आपकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर रहा हूँ और इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आप कुछ नहीं कर सकोगे और मेरे लोगों को ज़रूरत है। और मैं थैंक्स करता हूँ सलारिया साहब का। उन्होंने आगे से कहा, अमित जी ये आपने छोटी बात कर दी, आप अगर मेरे को पूछते भी ना, ये आपका हॉस्पिटल, आप इसको अपने तरीके से यूज़ करें। मैं उस मैनेजमेंट का भी थैंक्स करता हूँ। सर आपने बात की ग्रोथ सेंटर की, तो आपने लोगों से ये वायदा किया था कि मैं लोगों को नौकरियां दिलवाऊंगा। तो हालांकि मैं तो ये समझता हूँ शायद कि एक एमएलए लोगों को नौकरियां कहाँ से दिलवाएगा, जब तक इंडस्ट्रीज़ आएंगी उसके पास वो तो यही कर सकता है, इंडस्ट्रीज़ ला के प्राइवेट जॉब्स दिलवा सकता है। सरकारी नौकरी लगवाना तो बहुत पेचीदा काम है। वो तो जब सरकार निकालेगी नौकरियां तभी नौकरियों पे रखे जाएंगे लोग। मैं मानता हूँ इस बात को, चाहे आप हो चाहे कोई भी एमएलए हो, सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए जब तक सरकार नौकरियां नहीं निकालेगी तो नहीं दे सकते। बट आपने ग्रोथ सेंटर में जब आप पिछली बार 2017 में आए थे तब आपने कहा था मैं इंडस्ट्रीज़ लाऊंगा, तो आप एकमात्र इंडस्ट्री लाए पेप्सी। पहली बार आई पठानकोट। हाँ पहली बार आई, पर लोग ये कहते हैं, आप पे ब्लेम लगाते हैं कि पेप्सी में भी लोगों को रोज़गार पठानकोट के लोगों को नहीं मिला। मैं रोज़गार का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ सबको। 3-4 तरीके से लगाई जा सकती है फैक्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनी। एक हमारे यहाँ मिथ्या थी कि यहाँ एमएनसी नहीं आ सकती, और पंजाब में मुझे गर्व है जी, अगर पहली कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई है पिछले टेन्योर में वो पठानकोट में आई है। टूरिज़्म प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, कोरोना आया वो भी आ जाएगा। सेकंड क्या कि गवर्नमेंट की जॉब्स है, एज 60 से 58 करी है, 1 लाख जॉब्स निकली हैं, वो गवर्नमेंट की निकलेंगी। जैसे हमारे यहाँ डोगरा सर्टिफिकेट का इशू था, कई बच्चे आर्मी में नहीं जा पा रहे थे, डोगरा सर्टिफिकेट दिलवाया तो पीछे 400-500 जॉब्स वहाँ से निकली। यहाँ हमने आपको देखा होगा रोज़गार मेले भी लगाए, उसमें भी कोरोना से पहले कितने बच्चों की जॉब लगी। अब जो पक्की जॉब्स क्या हैं कि हमारा व्यापारियों का शहर है, मैं शहर बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहा हूँ। आप डलहौजी रोड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखो, हमारे शहर के आसपास 15-20 लाख पॉपुलेशन है जिसको हम टेक केयर करते हैं। चंडीगढ़ को चंडीगढ़ नहीं चला रहा, चंडीगढ़ को बाहर के लोग चला रहे हैं। अमृतसर को अमृतसर नहीं चला रहा, अमृतसर को बाहर के लोग आकर पैसा खर्चते हैं। फ्लोटिंग, और मेरे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। बस हमें शहर सुंदर बनाना है, सेफ बनाना है, क्लीन बनाना है, ग्रीन बनाना है, जो हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं और बहुत करना है। आप आई लव पठानकोट जहाँ लिखा है वो गेट देखो, आप डलहौजी रोड देखो, आप ढाकी रोड देखो, आप सर्कुलर रोड देखो, आप ढांगू रोड देखो, इनको सुंदर बना रहा हूँ। यहाँ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, आप सिंबल चौक में पार्क्स देखो। जब चीज़ें सुंदर होती हैं तो लोगों का दिल करता है कि उस सिटी में जाएं। और यहाँ मेरा मानना है कि अगर 1000 रिटेल आउटलेट और 1000 रेस्टोरेंट्स आसपास पूरे विसिनिटी में मैं खुलवा पाया अगले 5 साल में, 1000 क्या 500 भी खुलवा पाया, तो एवरेज एक में 20 परिवार एडजस्ट होते हैं, तो 500 × 20, तो इसी में आपके एटलीस्ट 10,000 परिवार एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपको मल्टी फैक्टर्स होते हैं, ये नहीं है कि एक फैक्ट्री लाई तो उसमें पूरा शहर ही लग जाए। और साथ में ये भी बात तो आपकी ठीक है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिल जाए, नहीं, ये सब करना पड़ेगा। अब हमारे बच्चे कोई 10। सर एक बात और एक चीज़ पूरी कर दूँ। हमारे बच्चे 8th पास भी हैं, 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं, उनके लिए ना सरकारी नौकरी है बेचारों के पास, उनके लिए ना ये गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैं रेस्टोरेंट्स और इनकी बात कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम हमारी ये पॉपुलेशन एडजस्ट हो गई। यूथ हमेशा ये बोलता है कि अमित विज ने हमें नौकरियां नहीं दिलवाई, तो ये पॉइंट जो आपने बोला है, इससे काफ़ी सारे यूथ को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। और ये बात तो आप क्लियर करिए कि यूथ ये मत सोचे कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है। सर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता था, सरकारी प्राइवेट नौकरी जैसी बढ़िया चीज़ ही नहीं है। और आप देखो मेरे 5 साल में कितने रेस्टोरेंट नए रिटेल खुले होंगे। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो, जितना अपने आप को एजुकेट कर सकते हो करो, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 2000 की नौकरी से शुरू किया हुआ है, मैंने भी ट्रेनिंग से शुरू किया हुआ है, ट्रेनिंग के बाद पक्की नौकरी लगी, आज यहाँ बैठा हूँ। मगर देयर इज़ नो सब्सिट्यूट टू हार्ड वर्क। मैं यूथ को 2 ही चीज़ें कहूँगा, रोज़ सीखो, रोज़ पढ़ो, इन्फॉर्मेशन जितनी गेन कर सकते हो रोज़ गेन करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, आपको फल अपने आप मिल जाएगा। अच्छी चीज़ें पढ़ो। अमित जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पेप्सी का प्लांट लगा है उसमें आपकी वाइफ गीतिका विज का भी कोई डायरेक्टरशिप है या कोई शेयर है। मल्टीनेशनल कंपनी है भाई, पेप्सी है। और मुझे लगता है कि फॉर्चून 500 जो वर्ल्ड की कंपनीज है उसमें पहली 3 कंपनियों में उसका नाम है। वो क्या एक एमएलए की इतनी औकात हो जाएगी कि उसकी वाइफ को वो डायरेक्टर ले लेंगे। रादर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हर चीज़ पेपर में होती है आजकल। डायरेक्टर है हवा में तो कोई बनाएगा नहीं, पेपर में ही बनाएगा। आजकल आरटीए और जब हस्बैंड फाइल करता है नॉमिनेशन, वाइफ के भी पेपर होते हैं। अगर मेरी वाइफ डायरेक्टर है तो मेरे को लिख कर देना पड़ेगा, नहीं लिखूंगा तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके पास। आरटीए में मैंने नहीं लिख कर दिया क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं है, आप निकलवा लो। आपको तो एक मैंने टॉपिक दे दिया, करवा लो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल। ऐसे ही तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। और मेरे वाइफ के आप पेपर निकलवा के देखो इलेक्शन कमीशन में, वो किस में डायरेक्टर है किस में नहीं। अमित जी, यूथ का ये कहना है कि अमित विज ने हमें नौकरी नहीं दी, अमित विज ने हमारे साथ क्या किया, हमें क्या दिया। तो पिछले 5 साल मैं मानता हूँ कि 2-3 साल 2-2.5 साल तो कोरोना खा गया, और फिर भी आपने एक इंडस्ट्री तो पठानकोट में आई पेप्सी, पर उसमें भी लोगों का कहना है कि हमें नौकरी नहीं मिली। अब जो अगले 5 साल हैं इसके लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग्स हैं? आपकी जो कांग्रेस सरकार है वो यूथ्स के लिए क्या सोच रही है? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि मैं भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेनली मैं काम ही मेन यूथ पे कर रहा हूँ। पेप्सी आई है, टूरिज़्म का प्रोजेक्ट मैंने मंजूर करा रखा है, उसमें रोज़गार बहुत निकलेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में चन्नी जी ने अपने जो मैनिफेस्टो में भी डाला और करके भी दिखाया है, जो यूथ बाहर भी जाना चाहता है उनकी स्किलिंग फ्री करी है, उनको पैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में दे रहे हैं, उनको स्किल, अगर उनको बाहर कोई आईलेट्स करना है वो भी हम करवा रहे हैं ताकि आप बाहर आराम से जा सको। स्टेट में अगर आपको रहना है उसके लिए हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप स्टेट में जो गवर्नमेंट के जॉब्स हम 80,000 के करीब निकाली हैं ताकि आप जॉब्स कर सको। सिटी लेवल में मैं अपनी सिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, रिटेल्स की, रेस्टोरेंट्स की। आप देखो सिटी कितनी सुंदर हो रही है, ताकि जितने रेस्टोरेंट और रिटेल खोलेंगे उसमें यूथ ही एम्प्लॉय होगा। तो ये सारी मल्टी लॉन्ग स्ट्रेटजी है जो मैं बना रहा हूँ। भगवान करे ये कोरोना। हाँ, टूरिज़्म मैंने आपको बताया कि टूरिज़्म जैसे ही ये होता है मैंने मंजूर करा रखा है। टूरिज़्म में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो आप? बहुत ज़्यादा जी। टूरिज़्म में आपकी जैसे ये आता है उसमें आपकी होटल इंडस्ट्री। नहीं, टूरिज़्म कहाँ पर? टूरिज़्म डैम में बनेगा जी, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा, और उसमें मिनिमम स्टार्ट ही मुझे लगता है 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से होगा। उसमें हमारे ट्रैवल एजेंट, हमारे टैक्सीज, देखो वो भी रोज़गार है, फिर हमारे एम्प्लॉयज़, ये सारे लोग, गाइड्स, ये सब लोग लगेंगे। पहले किसी टाइम कोई सरकार ने ये कहा था, सुखबीर बादल जब यहाँ आए थे उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ 5 स्टार होटल्स खुलवाऊंगा, और क्या उसका जवाब दूँ मैं? नहीं, आपको लगता है? चलो नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। वहाँ 5 स्टार होटल नहीं बन सकता बिल्डिंग वाला, वहाँ इको टूरिज़्म होगा जिसमें कंक्रीट का कुछ नहीं बनेगा। इसलिए मुझे 3-3.5 साल लग गए उस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में क्लियर कराने में। तो टूरिज़्म का प्रोजेक्ट आप देखिए, वो मैं लेकर आऊँगा। सिटी में ऑप्शंस ला रहा हूँ, जैसे हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड 21 एकड़ में है, ये भी सिर्फ कोरोना की वजह से फंसा। बस स्टैंड में मैं 4 एकड़ में मॉडर्न बस स्टैंड बना के एकदम हाईटेक, बाकी जगह पे KPOs, BPOs, कॉल सेंटर, मेरा वो विज़न है, उधर मैं लेकर आऊँ, क्योंकि वहाँ भी जो लड़कियाँ हमारी वहाँ काम कर सकें। और ये आप मजाक मत समझना, ये पॉसिबल है।
अगर पेप्सी आ सकती है वो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड़गांव जैसी सिटी में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और आजकल ऑनलाइन काम होता है। छोटे शहरों में ये कंपनीज इसलिए जाती हैं क्योंकि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कट के 1/5 1/6 रह जाती है। तो इनको बस शहर सुंदर देना है, एमिनिटीज़ देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है, एयर कनेक्टिविटी हमारे पास है, बस उनको स्किल हम करा देंगे अपने बच्चों को, उनको बस हमें लेकर आना है, और जिसका पैसा बचेगा वो क्यों नहीं आएगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने यूथ के लिए कर रहा हूँ। मैं यूथ को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने आज तक नौकरी के लिए सोचा ही नहीं, और वैसे एमएलए का अपने ठीक का काम नहीं होता, ये मैंने अपना मिशन बना रखा है, ये सरकारों का काम होता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, और नौकरियां डायरेक्ट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। आपने इकोनॉमी की ऐसी तैसी फेर रखी है, महंगाई कर रखी है, तो कहाँ से आएंगी नौकरियां। मगर फिर भी मैंने इसको पर्सनल चैलेंज अपना बना रखा है। यूथ को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कर रहा है उसको मोटिवेट करो, जो कर सकता है उसको मोटिवेट करो। मैं कर सकता हूँ, मुझे मोटिवेट करो। जिन्होंने आज तक किया ही नहीं, जिनको समझ ही नहीं है, वो आपके लिए कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप ज़रूर सोचना। अमित जी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और आपने अभी अपना चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया है चन्नी जी को, तो क्या समझते हैं आप, इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो क्या समझते हैं कि आप भगवंत मान जी ज़्यादा बेटर सीएम प्रूव होंगे अगर उनकी सरकार आती है? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या चन्नी जी ज़्यादा बेटर सीएम प्रूव होंगे? देखो, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर भगवंत मान जी आप बोलो पिक्चर बनानी है और एक्टिंग करनी है, मैं ज़रूर उनकी और टॉप पे देखने जाऊँ, मैं उनको इस मामले में लाइक करता हूँ। मगर ये भविष्य की बात है, ये बच्चों के, लोगों की भविष्य की बात है। हम भी जब आप यहाँ किसी को पॉइंट करते हो तो सीवी नहीं देखते क्या? आप बायोडाटा देखो भाई। अगला 5 बार एमसी रहा, 2 बार कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, तो इसका मतलब सिटी और छोटे छोटे इश्यूज़ का मालूम है। अगला फिर मंत्री रहे, सीएलपी लीडर रहे, अब 111 में सीएम रहकर उन्होंने जो काम करे, और उनसे भी उनका व्यक्तित्व पता चलता है। उसी तरीके से चन्नी जी को मालूम है कि मेरे पास घर नहीं था, उसने मेरा घर मेरे नाम कर दिया कि जी जो भैया पुराना रह रहा है उसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री तो हो। उनको मालूम है कि अगर 1000 रुपया किसी का, 1500 रुपया किसी का बचता है तो उसके एक गरीब परिवार के लिए क्या है। आते ही उन्होंने बिल माफ़ कर दिए, 2 किलोवाट के पानी के बिल ही उड़ा दिए, 50 रुपये कर दिए। उनको मालूम है गरीब आदमी नहीं दे सकता भाई 500 रुपये महीने का। उन्होंने आते ही हम सब ने मिलकर डिस्कशन की, 3 रुपये ख़त्म कर दिए हर परिवार में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, सबका। किसी का 6000 बच रहा है, किसी का 5000 बच रहा है, किसी का 4000 बच रहा है। और कोरोना में सबने रियलाइज़ किया कि ये 4000 की क्या वैल्यू होती है। और ऐसे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने गरीब एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेचारे सफाई सेवक, जिन्होंने कोरोना में लोगों की सेवा ही करी है, एक दूसरे को ही हाथ नहीं लगाता था, उनको पक्का किया। तो वो जो सोच है बंदे की, वो 98-99% पॉपुलेशन को, जो पंजाब है, पंजाबियत को आगे लेकर जाने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कंपेयर करें और पंजाब की बात करें, पंजाबियत की बात करें, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। चन्नी जी इज़ फार फार अहेड। मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन साहब मिलकर सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। जैसे मेरे हल्के के एंटी इंकम्बेंसी वाले लोग सारे आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उसी तरीके से कांग्रेस की सारी एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। देखो, मैं वैसे ही आपको कहूँगा कि बीजेपी पंजाब में नहीं आ सकती, ये लोगों को मालूम है। और एक आधी सीट निकल भी जाएगी तो उसका करेंगे क्या? कैप्टन साहब यहाँ सीट्स नहीं जीत पाएंगे, उनका एक परसेप्शन ही ऐसा बन गया है। और अगर हम उस तरफ चले जाएं, किसान मूवमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी ग्राउंड लेवल पे एक पंजाबी और एक पंजाबियत को और पंजाबियों को एक मेंटली अपसेट हो चुके हैं लोग। और मुझे नहीं लगता कि इनकी सीएम की भी कोई हम बात करें। तो मैं यही लोगों को बोलूँगा कि आपको भी मालूम है कि यहाँ कोई सीट बीजेपी की नहीं आ रही, और सीएम बनने के लिए 59 सीट्स चाहिए, तो वो तो उनके पास भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक आधी भी निकल पाएगी। तो लोग समझदार हैं, और जब कोई नुमाइंदगी ही आपकी नहीं बनेगी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर किसी हालत में, तो मुझे लग रहा है कि लोग उधर फिर चलेंगे भी कम।
पर अमित जी एक बात बताइए, जो सर्वे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, कोई सी वोटर सर्वे, कोई किसी का सर्वे, वो तो सरकार बना रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और कुछ सीटें वो बीजेपी को भी दे रहे हैं, बीजेपी एंड एलाइज। तो वो सर्वेज़ के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी सरकार तो सेकंड नंबर पे आपको दिखा रहे हैं। देखो, सर्वे कोई डीबी लाइव का भी है, वो कांग्रेस जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है। मैं यही लोगों को बोलूँगा कि सर्वे इतने होते तो कलकत्ता में भी आ जाती बीजेपी। और पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, किस तरीके से, आपने भी शायद पता नहीं देखी होगी कि नहीं देखी, कि 4 लोग खड़े हैं, 5 लोग, मेरा नंबर ले लिया, आप कौन है जी? अमित विज। किसको चाहते हैं? कांग्रेस को। नाम ले लिया, नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया, बटन आपका वहाँ आप लिख दिया। फिर आप कौन है? खुराना साहब। आप किसको चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को, आपका बीजेपी को, सारा डिटेल लेकर फिर आप, तो इस तरीके से इन्होंने सर्वे करे हैं, वो आपने भी देखा। और सर्वे तो 2017 में भी हुए थे, 100 सीटें आ रही थी आपकी, 22 सीटें आई। और इस बार तो मालवा में वो शायद 22 में से एक भी ना जीत पाए, क्योंकि इनके किसी एमएलए ने वहाँ पे काम ही नहीं किया। अमित विज ने होटल बना लिया, इस बात की बहुत तकलीफ़ है लोगों को। कहते हैं जी 450 करोड़ रुपए जो खर्चा, उसमें से अमित विज ने होटल बना लिया। पर फिर भी इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं होटल्स हमारे, मेरा ब्रदर बना रहा है, हम फैमिली बना रही है, हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। 2017 के बाद मैं कोई काम नहीं करा, एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसको ही हमने चलाया। रादर मुझे लगता है कि मैंने अपना बहुत फाइनेंशियली नुकसान किया है, और फाइनेंशियल नुकसान का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत मेरे में आई है, मैं इंसान बना हूँ। खाना आदमी ने रोटी होती है जी। मैं बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो काम नहीं कर सकता, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कैंडिडेट्स पे कि आओ सामने बैठो भाई, डिबेट करें। आप बताओ कि आप शहर के लिए क्या कर सकते हो, आपका लोगों के लिए विज़न क्या है। मैं बोलता हूँ, और मैं क्लियर है जी, मैं कभी भी, मैंने अपनी पार्टी को भी कहा कि मुझे टिकट तब देना अगर आपको लगे कि मैं पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए बेटर काम कर सकूँ। मैं यहाँ फिर कहता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि ये कैंडिडेट बेटर काम कर सकता है मेरी सिटी के लिए, मैं आज पीछे हट जाऊँगा। मगर आकर अपना विज़न तो बताएं, आपकी चीज़ तो बताएं। मगर यही बोली जाएंगे जी वो पेड़ वो हो गया जी, वो डायरेक्टर बन गया जी, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। इस तरीके से नौकरियां लगेंगी। काम तो मेरे को भी नहीं करने देते चंडीगढ़ में, काम तो मेरे को भी नहीं करने देते दिल्ली में। तो मैं जब रेलवे लाइन का काम किया है, कोड था 3 किलोमीटर का, नहीं दी अप्रूवल, तो मैं यहाँ बैठ के रोता रहूँ जी रेलवे परमिशन नहीं दे रही, रेलवे परमिशन नहीं दे रही। अरे भाई नहीं दे रही तो मैं क्या, मेरे लोग गंदगी में रहेंगे? लगा के खुद चला गया। अब मेरी कंप्लेंट हुई, मेरे पे इंक्वायरी बैठी है, देखूँगा। तो जिसने काम करना है भाई साहब उसने करना है, उसने कंप्लेंट नहीं करनी। मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, पार्टियाँ आनी है, पार्टियाँ जानी है, हमें मिलकर काम करना है। जिसकी भी सरकार बनती है, काम रोकने नहीं चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। आप बस ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो। अमित विज जी, बातचीत का दौर बहुत अच्छा रहा। आपने लोगों के कई सारे सवाल जो हमारे द्वारा पूछे गए, आपने उनका जवाब दिया। तो उन्होंने लगभग हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और जो जनता के मन में भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अमित जी, आप हमारे यहाँ आए, अपना टाइम दिया इलेक्शन के इस दौर में, जो कि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, अपने साथी जितेंद्र शर्मा की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।